आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विदेशी एजेंसियों की टूल, ट्रंप के दावे के बाद बीजेपी का राहुल गांधी पर तीखा हमला। सावधान, चक्रवाती तूफान सक्रिय, 13 राज्यों में बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट। एक साथ कई धमाकों से दहला इजरायल, 3 बसों में हुए विस्फोट, पीएम नेतन्याहू ने बुलाई आपात बैठक। क्या पोप स्वास्थ्य कारणों से छोड़ सकते हैं पद? अमेरिका, एलन मस्क ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर क्यों साधा निशाना? भारत के दुश्मन को गले लगा रहे पुतिन, पाकिस्तान से रूस तक चलेगी ट्रेन। इजरायल ने बनाया ऐसा रोबोट हथियार जो बदल देगा भविष्य की जंग का नक्शा। बिजनेस करने के बजाय कहीं और है युवा पीढ़ी का ध्यान, किस बात से चिंतित है उदय कोटक? वे खतरनाक है, बेबो से बढ़ी नजदीकियों पर अक्षय कुमार ने सैफ अली खान को दी थी चेतावनी। और सौरभ गांगुली की कार का एक्सीडेंट, लॉरी ने मारी टक्कर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत में हुए चुनाव में विदेशी दखल था। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तीखा हमला किया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी को विदेशी एजेंसियों के टूल करार देते हुए आरोप लगाया है कि वह भारत के चुनावों को प्रभावित करने की वैश्विक साजिश का हिस्सा है। ट्रंप ने अपने बयान में दावा किया था कि अमेरिका ने पिछली जो बाइडेन सरकार ने भारत में मतदान भागीदारी बढ़ाने के लिए $21 मिलियन की सहायता दी थी, जो संभवतः किसी और को चुनाव जिताने के लिए किया गया प्रयास था। इसे लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा है कि ट्रंप के बयान से यह साबित हो गया है कि भारत में चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने की साजिश रची गई। देश के मौसम में बड़े बदलाव की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे चक्रवाती तूफान का असर कई राज्यों में दिखने वाला है। भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि इस चक्रवात के प्रभाव से पूर्वोत्तर भारत समेत देश के 13 राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा कई राज्यों में तेज हवाएं, गरज चमक और बर्फबारी का सिलसिला अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती सर्कुलेशन का प्रभाव नागालैंड और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखा जा रहा है। इसके चलते असम और मेघालय में तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं आज 21 फरवरी तक पूर्वोत्तर राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। इजरायल के केंद्रीय शहर बैट याम में गुरुवार शाम एक के बाद एक कई धमाके हुए। इजरायली पुलिस ने कहा है कि इन हमलों में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन यह बड़े आतंकी हमले थे। पीएम नेतन्याहू ने विस्फोटों के बाद रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख और शिन बेट और पुलिस आयुक्त से मुलाकात की। पुलिस ने एक बयान में कहा है कि बेट याम में विभिन्न स्थानों पर हुए कई बसों में विस्फोट की जांच की जा रही है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को तेल अवीव के करीब बसों पर विस्फोटों के बाद वेस्ट बैंक में गहन ऑपरेशन करने के लिए सेना को निर्देश दिया, जिसे नेतन्याहू के कार्यालय ने बड़े पैमाने पर हमले का प्रयास बताया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पोप फ्रांसिस की तबीयत बिगड़ी हुई है। 88 साल की उम्र में वह स्वास्थ्य संबंधित गंभीर दिक्कतों से जूझ रहे हैं। वह रोम के अस्पताल में है। उन्हें दोहरा निमोनिया हुआ है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उनकी मौजूदा तबीयत और उम्र को देखते हुए ये भी अटकलें लग रही है कि क्या वह अपने पद को छोड़ सकते हैं। क्या आपको मालूम है कि वेटिकन सिटी के पोप कैसे इस्तीफा देते हैं? उनके बाद नए पोप का चयन कैसे होता है? वेटिकन सिटी लगातार बुलेटिन के जरिए उनके स्वास्थ्य के बारे में बता रहा है, लेकिन वो ये बताने में असमर्थ है कि पोप फ्रांसिस कब स्वस्थ होकर अस्पताल से लौट आएंगे। कैथोलिक चर्च के 2000 साल के इतिहास में बहुत कम पोपों ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है। अब तक केवल 4 पोप ने ऐसा किया है। उसमें ताजा तरीन उदाहरण पोप बेनेडिक्ट XVII का है, जिन्होंने वर्ष 2005 में पोप का पद संभालने के बाद 2013 में स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के कारण 600 सालों में पहली बार इस्तीफा दिया था। इस्तीफे के बाद उन्हें पोप एमेरिटस की उपाधि दी गई।
अमेरिका के अरबपति उद्यमी एलन मस्क ने कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस के मंच पर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी से जुड़ी कई जानकारी दी और देश के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भी आरोप लगाया है। अमेरिका में मस्क इस विभाग का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके इस विभाग का मकसद सरकारी विभागों के खर्च को कम करना है। मस्क के साथ मंच पर अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई भी मौजूद थे। उन्होंने मस्क को तोहफे में एक आरा मशीन दी। मस्क अमेरिका में सरकारी खर्च को कम करने के प्रयासों में जुटे हैं। राष्ट्रपति मिलेई ने यह दिखाने के मकसद से मस्क को आरा मशीन तोहफे में दी। पाकिस्तान इस समय भारत के सबसे करीबी दोस्त रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान से अब रूस तक ट्रेन चलेगी। पाकिस्तान रेलवे फ्रेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुफियान सरफराज डोगर ने ऐलान किया है कि रूस के लिए अंतर्राष्ट्रीय फ्रेट ट्रेन सेवा 15 मार्च तक शुरू होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और रूस के साथ क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह पहला बेहद जरूरी कदम है। पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के कार्यालय में बुधवार को वह पहुंचे। उन्होंने बताया है कि यह ट्रेन रूस पहुंचने से पहले ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान से होकर गुजरेगी। डोगर ने इन देशों के साथ व्यापार बढ़ाने पर जोर दिया। सीईओ ने व्यवसायियों को सूचित किया है कि मालगाड़ी कराची के कासिम इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल और पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल से संचालित होगी, जहां 22 टन और 44 टन क्षमता वाले कंटेनर मिल सकेंगे। इजराइल में ऐसा हथियार तैयार हुआ है जो भविष्य में युद्ध के मैदान को बदलने की क्षमता रखता है। इसके निर्माताओं का ऐसा दावा है कि इजरायली रक्षा कंपनी प्लांस ने हाल ही में रोबोटिक प्रणाली पेश की है जो एक अत्याधुनिक सिस्टम है। इजराइल का नया हथियार आधुनिक युद्ध के तेजी से स्वचालित मोड में जाने को देखते हुए बनाया गया है। यह मूल रूप से 2 पहिए वाली इलेक्ट्रिक ड्राइव लाइन है जो एक वाहन में पीछे जुड़ी होती है। इसे ऐसे जोड़ा जाता है कि यह वाहन ड्राइव का ही हिस्सा बन सकती है। इसे ऑल टेरेन इलेक्ट्रिक मशीन मॉड्यूल नाम दिया गया है। प्लासन के एकीकृत सिस्टम के उपाध्यक्ष डूबी कोहेन ने सिस्टम के बारे में बताया है कि यह प्लेटफॉर्म खुद ही वाहन के कंप्यूटर से जुड़कर चलता है, इसलिए यह वास्तव में वही करता है जो वाहन करता है। इसलिए यदि चालक वाहन के पहियों को घुमाता है तो ATEMM का पहिया भी उसी तरह चलता है। गाड़ी को रिजर्व करते समय भी वह वही करता है। इसलिए यह ट्रेलर नहीं बल्कि 6x6 वाहन को रिजर्व करने जैसा है। देश के सबसे अमीर बैंकर उदय कोटक ने भारत के आर्थिक भविष्य पर चिंता जताई है। उन्हें लगता है कि देश में आर्थिक जोश कम हो रहा है। कारोबारी घरानों की नई पीढ़ी कारोबार चलाने से ज्यादा निवेश पर ध्यान दे रही है। इससे देश में उद्यमिता की भावना कमजोर हो रही है। साथ ही उन्होंने सरकार से अमेरिकी आर्थिक नीतियों के कारण हो रहे कैपिटल आउटफ्लो पर ध्यान देने का आग्रह किया है। हाल के दिनों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से काफी पैसा निकाला है, जिससे शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। कोटक ने चेंजिंग ग्रोथ 2025 निवेशक सम्मेलन में कारोबारी घरानों की युवा पीढ़ी की सोच में बदलाव की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, मुझे चिंता इस बात की है कि इस पीढ़ी के कई लोग खासकर कोविड के बाद आसान रास्ता चुन रहे हैं। वे फैमिली ऑफिस और निवेश का प्रबंध कर रहे हैं, शेयर बाजार में कारोबार कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं और इसे ही अपना पूरा काम मान रहे हैं। सैफ अली खान और करीना कपूर को बॉलीवुड के परफेक्ट कपल के तौर पर जाना जाता है। फैंस दोनों को आइडियल कपल मानते हैं और उनके रिश्ते से सलाह लेते हैं। साल 2012 में दोनों ने शादी की। सैफ करीना की नजदीकियां फिल्म के सेट पर बढ़ी थी। जब अक्षय को इस बारे में अंदाजा लगा था तो उन्होंने सैफ को चेतावनी दी थी। आइए जानते हैं आखिर खिलाड़ी कुमार ने ऐसा क्यों किया था। अक्षय कुमार ने सैफ अली खान को चेतावनी दी थी जब उन्हें पता चला कि वह बेबो के करीब आते जा रहे हैं, तो अक्षय ने सैफ को समझाने की कोशिश की थी। इस किस्से के बारे में करीना कपूर ने खुद बताया और यह भी बताया कि फिल्म के सेट से जुड़ी हुई कहानी है जिसमें तीनों ने साथ काम किया था। ये फिल्म थी टशन, जिसमें तीनों ने मिलकर काम किया और इसी फिल्म के दौरान अक्षय ने सैफ अली खान को चेताया था।
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की कार गुरुवार को एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब वे वर्धमान में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। दुर्घटना दुर्गापुर एक्सप्रेसवे के दंतनपुर इलाके में हुई, जहां उनकी रेंज रोवर कार को एक लॉरी ने टक्कर मार दी। मिली जानकारी के अनुसार बारिश के दौरान सौरव गांगुली का काफिला सामान्य गति से आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान एक लॉरी तेजी से काफिले के नजदीक आई और दबाव बनाने लगी, जिससे यह हादसा हुआ। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उनके ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे पीछे चल रही गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस दुर्घटना में गांगुली की कार को पीछे से भी टक्कर लगी, लेकिन सौभाग्य से कोई भी घायल नहीं हुआ। हालांकि उनके काफिले में शामिल 2 अन्य वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद गांगुली को करीब 10 मिनट तक सड़क पर रुकना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी और वर्धमान विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस घटना में सौरव गांगुली सुरक्षित रहे और एक बड़ी दुर्घटना टल गई।